ठीक है। अब जीन पूल क्या होता है? जीन पूल क्या होता है? टोटल जीन्स। एक एरिया स्पेसिफिक एरिया में टोटल जीन्स और उनके एलील्स कितने हैं उसको हमने जीन पूल का नाम देते हैं, ठीक है? और जो पॉपुलेशन में क्या कहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। अब देखो सिंपल बात है कि अगर मैं ये बोलूँगी कि हमारी बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन है ना? मेरी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, बहुत लार्ज पॉपुलेशन है। अगर लार्ज पॉपुलेशन में से मैं 2 ये गायब कर भी दूँ, मतलब 2 एलील गायब कर दूँ या 2 जीन गायब कर दूँ तो मुझे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, ठीक है? अगर मेरी छोटी पॉपुलेशन है कोई, उसमें सिर्फ 4 ही इंडिविजुअल है, ठीक है? उनमें से मैं 2 गायब कर दूँ तो ऑब्वियस सी बात। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल करेंगे, ठीक है? उससे पहले एक छोटा-सा टॉपिक था जो कि नेचुरल सिलेक्शन, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, डार्विन की थ्योरी के बारे में, ठीक है? आज हम नेचुरल सिलेक्शन का एक एग्जांपल पढ़ेंगे जो कि हमने उस वीडियो में छोड़ दिया था, ठीक है? अब आप धीरे-धीरे ये नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल बचा है हमारा और हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल बचा है। उसके बाद आपका पूरा ये इवोल्यूशन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और आप जो प्रीवियसली वीडियोज़ अपलोड की गई हैं, उनको प्लीज़ देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है? और साथ बाय साइड अगर देखो, जो मैं कंटेंट दे रही हूँ उससे तो पढ़ ही लो, अच्छी बात है वो तो। वो तो उसको आपको रिवाइज़ होना ही चाहिए, खुद के नोट्स बनाओ, उनको रिवाइज़ करो। दूसरी बात ये है कि अगर आप एनसीईआरटी को साइड बाय साइड, मतलब कंटेंट जो पढ़ा पढ़ा रही हूँ, उसको पढ़ लो, नोट्स बना लो, नोट्स पढ़ लो, नोट्स पढ़ने के बाद एनसीईआरटी को एक बार रीडिंग लगा लो, तो आपका वो चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। आपको किसी चीज़ की और ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि आप क्या करते हो, दर-बदर भटकते रहते हो, ठीक है? भटकते रहोगे, कभी ये बुक पढ़ ली, कभी ये बुक पढ़ ली, कभी ये बुक पढ़ ली, है ना? जो काम की चीज़ है ना एनसीईआरटी, वही नहीं पढ़ते हो और वही नंबर दिला के लेके जाती है और उसी से पूरा पेपर आता है ना? तो वही बात है। तो इसलिए आप एनसीईआरटी पे ज़्यादा फ़ोकस करो क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है अब फिलहाल। देखा जाए तो क्योंकि इतने महीने ऐसे निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता आपको, है ना? तो इसलिए आप एनसीईआरटी पे फ़ोकस करो और जो लिमिटेड कंटेंट है उसी पे फ़ोकस करो, क्योंकि जितनी बार दर-बदर भटकोगे उतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहोगे और डिस्ट्रैक्ट जितना ज़्यादा रहोगे उतना आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। आप सिर्फ वीडियोज़ में स्ट्रैटेजीज़ देखने में लग जाओगे फिर। ठीक है? स्ट्रैटेजी देखोगे कि हाउ टू क्लियर नीट इन 1 डे, है ना? तो फिर वही होता है लास्ट में जाके कि कुछ पढ़ा जाता नहीं है। तो इसलिए साथ-साथ पढ़ते रहो तो सबसे बेटर है, आपके सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे ये वाला जो नेचुरल सिलेक्शन है, नेचुरल सिलेक्शन के अंदर हम इंडस्ट्रियल मैनरिज़्म का नाम देते हैं। इंडस्ट्रियल मैनरिज़्म का क्या है देखो, इंडस्ट्रियल मैनरिज़्म में हम बात करेंगे, तो हमने ना ये बताया कि पहले देखो, पहले ना इंग्लैंड के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ थी, है ना? इंडस्ट्रीज़ थी, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, सॉरी। इंग्लैंड के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं थी इतनी और वो बहुत कम पॉल्यूटेड थी, ठीक है? कम पॉल्यूटेड थी। तो जो हमारी बार्क थी, ट्री की जो बार्क थी वो क्या थी? बिल्कुल लाइट थी, है ना? लाइट थी और उसके ऊपर व्हाइट कलर की लाइकेन्स प्रेज़ेंट थी। व्हाइट कलर की लाइकेन्स जो प्रेज़ेंट थी, तो वो ईज़िली अपने आप को ढक पा रही थी। मतलब कैमोफ्लेज कर पाई थी। कैमोफ्लेज होता है मतलब कि जैसे मान लो कि ये जो मैंने टी-शर्ट पहन रखी है ना? ये जो मैंने टी-शर्ट पहन रखी है, अगर मैं इसके ऊपर सेम कलर लगा दूँ, पीच लगा दूँ, तो आपको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, वो कलर लगा हुआ है ना? तो कैमोफ्लेज हो गया, मतलब रंग में ढल गया वो, ठीक है? तो कैमोफ्लेज कर गई थी। कैमोफ्लेज क्या कर गई थी? व्हाइट बार्क पे जो लाइट बार्क थी, उस पे व्हाइट जो लाइकेन्स थी, वो कैमोफ्लेज कर गई थी और उसके बाद वो सर्वाइव कर गई। सर्वाइव क्यों कर गई? जो प्रेडेटर्स थे, उनको खा नहीं पाए और जैसे नहीं खा पाए, वो बच गई, ठीक है? और जो डार्क विंग थी, ठीक है? जो डार्क विंग की मौत थी वो क्या कर गई? वो मर गई क्योंकि प्रेडेटर्स ने उनको आसानी से देख लिया। ऑब्वियस सी बात है ना, जो लाइट बार्क होगी उसके ऊपर अगर डार्क चीज़ रखोगे आप, जैसे मान लो कि ये है, मेरी टी-शर्ट है, टी-शर्ट के ऊपर अगर मैंने ये रख दिया, तो ये मेरा क्या है? डार्क है। ये क्या है मेरा? डार्क है। तो पता चल जाएगा ना इसमें हमें, तो इसमें पता चल जाएगा, तो पता चलने के बाद क्या होगा कि जो प्रेडेटर है वो ईज़िली इसको खा पाएगा, ठीक है? तो इसलिए जो डार्क विंग थी वो क्या हो गई? बिल्कुल कम हो गई, है ना? खत्म हो गई। अब ये पहले की बात है, जब इंडस्ट्रीज़ आई थी और इंडस्ट्री में कम पॉपुलेशन थी। अब हम बात करते हैं दूसरी बात, इंडस्ट्री के बाद ही क्या हुआ, है ना? इंडस्ट्री के बाद क्या हुआ? अब इसको हम रिलेट करेंगे डार्विन के एग्ज़ाम्पल से, ठीक है? डार्विन के एग्ज़ाम्पल से इसको हम रिलेट करेंगे। दूसरी चीज़ ये थी कि जैसे ही ज़्यादा पॉल्यूशन हुआ तो ऑब्वियस सी बात है सल्फर का कंटेंट बढ़ा, पॉल्यूशन में मतलब बर्निंग, कोल की बर्निंग हुई, इंडस्ट्री में स्मोक्स हुआ है, ठीक है? ये सब चीज़ें हुई। तो जैसे ही स्मोक वगैरह जो पॉल्यूशन बढ़ गया, जो हमारे जो लाइट बार्क थी वो क्या हो गई अब? फिलहाल डार्क हो गई, ठीक है? डार्क हो गई। अब लाइट के ऊपर डार्क रखोगे आप तो ऑब्वियस सी बात है
है ना? लाइट बार के ऊपर अगर आप डार्क रखोगे, तो प्रेडेटर उसको आसानी से देख लेंगे और उसके बाद वो ऑब्वियस सी बात है वो कम हो गई, ठीक है? तो डार्क बार के ऊपर जब लाइट वो आई तो वो प्रेडेटर्स ने उनको देख लिया और वो प्रेडेटर ने उनको खा लिया और वो उनकी जो रेट था वो कम हो गया। अब हम डार्क की बात करते हैं। अब आपको पता है कि जब इंडस्ट्रीज़ में जब स्मोक हुआ है ना, तो जो डार्क बार्क हो गई, ठीक है, डार्क बार्क हो गई। अब डार्क के ऊपर डार्क जैसे कि देखो, ये बार्क है, ठीक है? ये बार्क है और ये आपकी बार्क है और यही आपकी क्या बोलते हैं यहाँ पर कॉमीफ्लेज कर गई। कॉमीफ्लेज कर गई जो हमारी क्या थी विंग थी डार्क कलर की जो डार्क विंग थी वो कॉमीफ्लेज कर गई। तो इसमें प्रेडेटर देख नहीं पाए तो इनका सर्वाइवल रेट क्या हो गया? बढ़ गया। इनका सर्वाइवल रेट क्या बढ़ गया? बढ़ गया। ठीक है? तो ऐसे देखेंगे। तो मैंने आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू ये बताया कि जो डार्विन का जो एग्जाम्पल था उन्होंने क्या बोला सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो सर्वाइव करेगा मतलब जिसके अंदर कैपेसिटी होगी वही सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है? और वो तो क्या था कि ये नेचुरल सिलेक्शन का होगा। नेचर ने जिसको सिलेक्ट किया, वही जीत गई और नेचर ने जिसको सिलेक्ट नहीं किया, वो हार गई। ठीक है? तो ये हमारा नेचुरल सिलेक्शन का एक जीता जाता एग्जाम्पल था, जिसको हमने बोल दिया हमारा क्या है इंडस्ट्रियल मैनेरिज्म। देखो जो मैंने आपको बताया ना, लाइट थी, ये डार्क थी, ये व्हाइट थी, है ना? तो ये दोनों कैमोफ्लेज कर गई। अब इसमें ये कैमोफ्लेज कर गई, इनकी जो कैपेसिटी थी वो कम हो गई, है ना? पोल्यूटेड एरिया में। अब टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या होते हैं? 3 टाइप के नेचुरल सिलेक्शन होते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन, एक होता है हमारा डिस्ट्रप्टिव और एक होता है हमारा स्टेबलाइजिंग, ठीक है? अब देखो डायरेक्शन नेचुरल सिलेक्शन कैसे होगा कि जो एक ही डायरेक्शन में चलता जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जो चलता जा रहा है उसको हमने बोल दिया डायरेक्शनल डायरेक्शन सिलेक्शन। अब डिस्ट्रप्टिव की बात करेंगे तो डिस्ट्रप्टिव में 2 हो जाएँगे अलग-अलग, 2 मीन वैल्यू अलग-अलग हो जाएगी। और स्टेबलाइजिंग में क्या होगा कि एक होगा वो एवरेज होगा सबका, एवरेज होगा। अब जैसे मान लो कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि अगर मैं डायरेक्शन की बात करती हूँ तो मैं ना जैसे मान लो कि मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है? तो मैंने क्या बोला कि 5 बच्चे ऐसे खड़े हो जाओ जिनका वेट सिर्फ 50 है ना? 50 है या 50 के और 55 के बीच में है। तो मैं सिर्फ एक डायरेक्शन में बात कर रही हूँ। किस में बात कर रही हूँ? एक डायरेक्शन में बात कर रही हूँ। मैंने बोला 50 वेट वाले बच्चे सारे खड़े हो जाओ। तो मेरा जो डायरेक्शन है वो एक डायरेक्शन है। तो मैं जो बच्चों को लाइन करूँगी वो एक डायरेक्शन में करूँगी। तो एक ही डायरेक्शन की बात की मैंने। तो डायरेक्शनल चेंज हो गया। ठीक है? अब डिस्ट्रप्टिव की बात करी, मैंने बोला एक साइड 50 वेट वाले बच्चे खड़े हो जाओ, एक साइड 70 वेट वाले बच्चे खड़े हो जाओ। तो एक साइड 50 वेट वाले बच्चे खड़े हो गए, एक साइड 70 वेट वाले बच्चे खड़े हो गए। ठीक है? 70 वेट वाले बच्चे खड़े हो गए। अब मैंने ये बोला स्टेबलाइजिंग, स्टेबलाइजिंग मैंने क्या बोला कि एवरेज बच्चे खड़े हो जाओ। एवरेज बच्चे मतलब 50 का एवरेज, 50 और प्लस 70 इन दोनों का जो वेट है, जो 50 वेट है और जो 70 वेट के जितने बच्चे हैं उन दोनों को कंबाइंड किया, प्लस करने के बाद उनको एक साथ एवरेज वैल्यू में रख दिया। ठीक है? तो जैसे एवरेज वैल्यू बढ़ी तो जो हमारी मीन वैल्यू थी उसकी पीक क्या आ गई? बढ़ गई। ठीक है? बढ़ गई। ऐसी बात करेंगे हम। अगर हम डिस्ट्रप्टिव की बात कर देंगे तो हाइट का एग्जांपल भी ले सकते हो। अलग-अलग हाइट के बच्चे अलग-अलग खड़े कर दिए। ठीक है? आया समझ में? डायरेक्शन में एक साइड जाएगा, डिस्ट्रप्टिव में अलग-अलग मीन वैल्यूज़ होंगी और स्टेबलाइजिंग में सिर्फ एक मीन वैल्यूज़ होंगे। अब आप मुझे खुद बताओ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है इसका आंसर कि डायरेक्शनल में जो मीन होगा वो चेंज होगा या नहीं होगा? ठीक है? डायरेक्शन में मीन चेंज होगा या नहीं होगा? और सबसे ज़्यादा मीन किस में होगा? स्टेबलाइजिंग में होगा, डिस्ट्रप्टिव में होगा या डायरेक्शन में होगा? ठीक है? आपको मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। और मैं इसका आंसर अगली वीडियो में भी पूछूँगी, ठीक है? तो आप जितने भी मैं क्वेश्चन्स क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी एक क्वेश्चन पूछा था, उसका भी आंसर आपको देना है, ठीक है? तो आप धीरे-धीरे सारे आंसर दोगे, पूरी वीडियोज़ देख के और खुद बताओगे अपना दिमाग लगा के, ठीक है? अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक था दैट इज़ हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या था कि मैंने ये बताया कि जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी होती है पॉपुलेशन के अंदर वो स्टेबल होती है और कांस्टेंट होती है जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है? जनरेशन टू जनरेशन जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है जनरेशन टू जनरेशन। तो क्या हो गया कि जैसे कि मान लो एलील्स पता है ना आपको? मैंने जेनेटिक्स पढ़ाई थी तो उसमें मैंने क्या बताया था एलील्स के बारे में? एलील्स के बारे में मैंने ये बताया था आपको, वेट, एलील्स के बारे में मैंने मैंने ये बताया था कि एक एलील पी और एक हमारा क्यू, ठीक है? तो मैंने ये बताया कि एक जीन पूल के अंदर जो पी एंड क्यू है मतलब जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी है मतलब पी की पी और जो क्यू की क्यू हमेशा जो फ्रीक्वेंसी होगी वो स्टेबल होगी और कांस्टेंट होगी जनरेशन टू जनरेशन। हर जनरेशन में कांस्टेंट और स्टेबल होगी। ठीक है। अब जीन पूल क्या होता है? जीन पूल क्या होता है? टोटल जीन्स एक एरिया स्पेसिफिक एरिया में टोटल जीन्स और उनके एलील्स कितने हैं उसको हमने जीन पूल का नाम दे दिया, ठीक है? और जो पॉपुलेशन में ये क्या कहते हैं कांस्टेंट रहते हैं। अब देखो सिंपल बात है कि अगर मैं ये बोलूंगी कि हमारी बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन है,
है ना? मेरी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, बहुत लार्ज पॉपुलेशन है। अगर लार्ज पॉपुलेशन में से मैं 2 ये गायब कर भी दूँ, मतलब 2 एलील गायब कर दूँ या 2 जीन गायब कर दूँ, तो मुझे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, ठीक है? अगर मेरी छोटी पॉपुलेशन है कोई, उसमें सिर्फ 4 ही इंडिविजुअल हैं, ठीक है? उनमें से मैं 2 गायब कर दूँ, तो ऑब्वियस सी बात है पता चल जाएगा, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि जो छोटी छोटी पॉपुलेशन होती है, उनका जो जीन पूल होता है, अगर उसमें कमी आ गई तो हमें पता चल जाती है ना? जो जीन छोटी पॉपुलेशन का जीन पूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और बड़ी जो पॉपुलेशन होती है उसके अंदर जीन पूल जो होता है हमारा, क्या होता है? हमें वेरिएबल अगर ज़्यादा होगा तो भी पता नहीं चलेगा, कम होगा तो भी पता नहीं चलेगा क्योंकि बहुत माइनर सा चेंजेस होता है। ठीक है? आया समझ में? जीन फ्रीक्वेंसी किसमें चेंज होती है? जीन पूल के अंदर अगर जे जीन्स हिल जाएँ, मतलब 2 जीन्स हिल जाएँ या 2 एलील्स हिल जाएँ, छोटी पॉपुलेशन है, हिल गए तो पता चल जाएगा, बड़ी पॉपुलेशन है, हिले तो पता नहीं चलेगा। ठीक है? आया समझ में? अब जीन पूल क्या है? टोटल जीन्स और उन दोनों के एलील्स कितने हैं, ठीक है? पॉपुलेशन में जो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। उसको हमने बोला जेनेटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है? अब टोटल क्या बताया मैंने? टोटल नंबर टो सम ऑफ द टोटल ऑफ एलिलिक फ्रीक्वेंसी, जो सम होता है टोटल एलिलिक फ्रीक्वेंसी का वो हमेशा क्या होता है? वो 1 होता है। जैसे देखो इसमें लिखा हुआ है इसमें कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो 2 है। ठीक है? एक हमने ले लिया P और एक हमने ले लिया Q। डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म ले लिया P Q, ठीक है? एलील। इसका भी P एलील, इसका भी Q एलील, है ना? इसको हमने P प्लस Q की बात करी तो हमने क्या करा? P प्लस Q का होल स्क्वायर करा। ठीक है? तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, तो ये दोनों जो हमारे हो गए P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, है ना? डायप्लॉइड की बात की थी ना हमने, दोनों को हमने प्लस करके उसकी स्क्वायर कर दिया। दोनों को जो प्लस करेंगे तो उसका स्क्वायर होगा। दोनों जब सेम होंगे तो उसको हम बोलेंगे होमोजाइगस फ्रीक्वेंसी। और जब दोनों अलग होंगे तो उसको बोलेंगे 2PQ, दैट इज हेटेरोजाइगस फ्रीक्वेंसी। ठीक है? अब आपको जो पता है P प्लस Q इज इक्वल टू 1, P और प्लस Q का सम 1 होता है और P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, जो आपको पता है ना P प्लस Q का स्क्वायर क्या होता है? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1। आया समझ में? यहाँ तक बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, ठीक है? अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूँगी, आपको उस क्वेश्चन को भी करना पड़ेगा। अब फैक्टर्स क्या-क्या होते हैं कि हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल के? किस-किस में एप्लीकेबल होता है? सबसे पहली बात है जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो में एप्लीकेबल होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट में, है ना? जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गई। जेनेटिक ड्रिफ्ट मैंने बताया ना आपको कि एक बड़ी-सी पॉपुलेशन है, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स हैं, तो पता नहीं चलेगा ड्रिफ्ट हुआ या नहीं हुआ। बट एक छोटी पॉपुलेशन होगी जिसमें 2-4 ऑर्गेनिज़म्स हैं और 2 हिल गए, है ना? 2 चले गए वहाँ से या फिर 2 आ गए तो पता चल जाएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट। म्यूटेशन की बात करते हैं हम। अगर म्यूटेशन होगा तो भी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा तब भी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। जीन माइग्रेशन होगा तब भी हम यूज़ नहीं कर सकते। जीन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा तो भी हम यूज़ नहीं कर सकते और स्मॉल पॉपुलेशन में भी हम यूज़ नहीं कर सकते नेचुरल सिलेक्शन के। समझ में आया? ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। हम इसको लार्ज पॉपुलेशन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? जहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट बहुत कम होता हो, जहाँ पे म्यूटेशंस नहीं होते हो, जहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन हो, है ना? और जीन फ्लो जो क्या हो, कम से कम हो। ठीक है? हम इसमें इसको हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को काम लेंगे। अब जो हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है, मैंने बताया सडन चेंज जो कि अकर हो गया बाय चांस। ये मैंने कुछ टर्म्स बताई हैं जो सडन चेंज जो कि बाय चांस अकर हो गया। इसको हमने बोला जेनेटिक ड्रिफ्ट। फाउंडर्स इफेक्ट क्या होता है? चेंज इन द एलिलिक फ्रीक्वेंसी। एलिलिक फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज इज सो डिफरेंट इन द न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन। द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम्स फाउंडर्स इफेक्ट एंड अदर इज कॉल्ड फाउंडर। मतलब जो अगर चेंज हो गया किसी भी एलिलिक फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज हो गया, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये कहूँ आपसे, देखो यहाँ पे बताती हूँ। अगर मैं ये कह दूँ कि देखो, अगर मैं ये कह दूँ कि जो हमारी पॉपुलेशन थी, इस पॉपुलेशन के अंदर 4 चीज़ थी, 6 चीज़ थी चलो। अगर इसके अंदर 2 गायब हो जाती हैं, 2 चीज़ें निकल जाती हैं बाहर, है ना? 2 चीज़ें निकल जाती हैं। तो ये वाला इसको हम बोलेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, है ना? जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया। पता चलेगा क्योंकि हमारी छोटी पॉपुलेशन थी। अगर बड़ी पॉपुलेशन होगी, इनमें से कुछ निकल भी जाएगा तो हम देख नहीं पाएँगे। जैसे हमारे केस की बात करते हैं, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, वो क्या है हमारी बहुत ही ज़्यादा लार्ज है, लार्ज पॉपुलेशन है, जो इसलिए जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होते हैं ना, हमें पता भी नहीं चलते कितने कब होते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत माइनर होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, पता ही नहीं चल पाएँगे हमें। बल्कि जो छोटी पॉपुलेशंस होती हैं, उनके अंदर जेनेटिक ड्रिफ्ट का आराम से पता लगा सकते हो। और फाउंडर्स इफेक्ट क्या होता है कि अगर जैसे ये 6 पॉपुलेशन है, 6 में से 2 चले गए, है ना? या फिर 2 आ गए, है ना? तो जो पहली पॉपुलेशन होगी उसको हम बोलेंगे फाउंडर पॉपुलेशन और जो बनेगी उसको बोलेंगे फाउंडर्स इफेक्ट। क्या बोलेंगे उसको हम? फाउंडर्स इफेक्ट। आया समझ में? ठीक है? ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन्स की बात करूँ, एक क्वेश्चन देती हूँ, बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। देखो, अगर मैं ये बोलूँ कि
P की वैल्यू हमारी 0.8 है ना? तो Q की वैल्यू हमारी क्या होगी? कैसे पता चलेंगे Q अगर मेरी P की वैल्यू 0.8 और Q की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि आपको पता है जो हमारा जीन का सम होता है वो P प्लस Q इज़ इक्वल्स टू कितना होता है? 1 होता है। तो अगर मेरा P क्या है? 0.8 है और Q क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है 1 माइनस 0.8 तो 1 माइनस 0.8 कितना हो जाएगा? 0.2 ठीक है? 0.2 हो जाएगा। तो ये बात करनी है। अगर मैं ये चीज़ कह दूँ तो अगर मैं ये बोलूँ कि स्क्वायर निकालना है तो भी निकाल पाओगे आप। अगर मैं ये बोलूँ 2PQ निकालना है, मैं ये कह देती हूँ कि P भी दे रखा है, Q भी दे रखा है, P स्क्वायर भी दे रखा है, Q स्क्वायर भी दे रखा है, 2PQ निकालो, है ना? तो वो भी निकाल पाओगे आप। इस फॉर्मूले से सब कुछ पता चल जाएगा। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इज़ इक्वल्स टू 1 एंड P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 1 व्हेयरएज़ P प्लस Q इज़ इक्वल्स टू 1 ठीक है? ये किसकी बात कर रहे हैं हम? जीन की बात कर रहे हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं? एलील की बात कर रहे हैं। और ये इन दोनों के सम की बात कर रहे हैं क्या? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ आया समझ में? ठीक है? अब एक क्वेश्चन घर से करके लाओगे आप, सबसे एक क्वेश्चन है और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक है? इस क्वेश्चन में ये है कि जो मेरा P है चलो ठीक है, मेरे को इसमें वेट मेरे को इसमें P निकालना है। Q क्या दे रखा है? Q मेरा 0.6 दे रखा है, तो मुझे P बताना है। ठीक है? ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है? सेकंड क्वेश्चन ये है कि P दे रखा है अम, P दे रखा है मेरा 0.2 Q दे रखा है मेरा 0.7 ठीक है? Q दे रखा है मेरा 0.7 अब मुझे इसमें बताओ 2PQ की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है? ये बताना है। 2 क्वेश्चन है, दोनों के क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक है? तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपका इवोल्यूशन जो पार्ट है पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? कोई भी डाउट होगा तो मुझे दोबारा कमेंट सेक्शन में बता दो और जितने भी मैंने क्वेश्चन पूछे इस वीडियो के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर, उससे बैक टू बैक जितनी वीडियोज़ के अंदर मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, सब वीडियोज़ को कमेंट सेक्शन में मुझे उनके आंसर चाहिए, ठीक है? और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम प्लांट किंगडम, जो कि क्लास 11th का टॉपिक है, ठीक है? और उस प्लांट किंगडम्स की मैंने कुछ शॉर्ट्स भी डाल रखी हैं, याद करने के लिए, जो निमोनिक्स हैं उनको याद करने के लिए जो कुछ-कुछ शॉर्ट्स डाल रखे हैं, उनको हम आगे करते जाएँगे, ठीक है? तो आप पढ़ते रहें अच्छी तरीके से और जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, ठीक है? और प्लीज़ अपने नोट्स और बनाते रहो, ठीक है? करते रहो। और हाँ, इसका एक टॉपिक और है जिसको मैंने बोला था ज़ूलॉजिकल टाइम स्केल, जिसके निमोनिक्स के साथ मैं अपने पहले ही डाल चुकी हूँ अपनी वीडियोज़, ठीक है? अगर आपने वो नहीं देखा हो तो वो इवोल्यूशन का पार्ट है, ठीक है? वो किसका पार्ट है? वो इवोल्यूशन का पार्ट है। इसलिए वो पहले जो क्योंकि वो निमोनिक्स वो सारा पूरा रटने की चीज़ है, वो कुछ लर्न करने की चीज़ नहीं है। तो इसलिए मैंने वो वीडियो इसमें अभी नहीं डाला, ठीक है? वो मैं पहले ही डाल चुकी थी और वो निमोनिक्स की फॉर्म में डाल चुकी थी और 4 लाइन के अंदर पूरी वो वीडियो खत्म हो जाती है, ठीक है? 4 लाइन के अंदर पूरा निमोनिक्स याद हो जाएगा विद निमोनिक्स, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो, तो वो इसी का पार्ट है, इवोल्यूशन का पार्ट है, आप उसको ज़रूर देखिए, ठीक है? आपसे आपके पास अगर देखा जाए तो अभी 4 वीडियोज़ होगी। पहली वीडियो जो पार्ट 1 इवोल्यूशन की आई थी, जिसमें थ्योरीज़ कराई थी। सेकंड वीडियो जो क्या आई थी ओरिजिन एंड पॉपुलेशन, ओरिजिन वाली आई थी पैटर्न्स ऑफ इवोल्यूशन। थर्ड वाली आई जो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल जो ये वीडियो है और नेक्स्ट जो इसके पहले वीडियो अपलोड हो चुकी है जिसको हम बोलेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है? तो बस आपको इतना सब कुछ करना है। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है? टिल देन कीप स्माइलिंग।